दोस्तों, सरकार ने भले ही वक्फ संशोधन बिल आधी रात को राज्यसभा से पास करवाकर जश्न मना लिया हो, लेकिन ये जश्न बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि इस बिल के विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर ये बिल सुप्रीम कोर्ट गया तो क्या टिकेगा, और अगर नहीं टिका तो फिर क्या इस सरकार के लिए बड़ी किरकिरी हो जाएगी। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इस बिल के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि कल रात करीब 2:30 बजे के आसपास तक राज्यसभा चली और उसके बाद वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से वैसे ही पास करवा लिया गया जैसे कि लोकसभा से सरकार ने बिल पास करवाया था। नंबर गेम आपके पास है, गणित आपके पास है, तो आप कोई भी बिल पास करवा सकते हैं। ठीक ऐसे ही किसान आंदोलन का बिल भी पास करवाया गया था, ऐसी ही जल्दबाजी में कम चर्चा का वक्त दिया गया था। लेकिन अंत में क्या हुआ, उस बिल का हश्र ये हुआ कि उस बिल के विरोध में 1.5 साल तक देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बैठे रहे। अंत में मोदी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी, ये कहते हुए कि उनकी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल पास करने के बाद सरकार काफी जोश में दिखाई दे रही है। दोस्तों, सरकार की तरफ से किरण रिजिजू हो या फिर अमित शाह हो, लगातार कल राज्यसभा में मौजूद थे। पूरी आधी रात तक जब कार्रवाई चल रही थी तब भी अमित शाह मौजूद थे। बीच बीच में जब दूसरे पार्टी के नेताओं को जवाब देना था तब भी अमित शाह मौजूद थे। एग्जैक्टली अमित शाह की मौजूदगी लोकसभा में भी ऐसे ही देखने को मिली थी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी की पूरी कवायद ठंडे बस्ते में चले जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान आ गया है। दोस्तों जी हां, ऑफिशियल बयान आ गया है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस बिल को पास करवाने की सरकार की कवायद के बाद, जब ये बिल पास हो गया, क्योंकि जयराम रमेश भी राज्यसभा से ही सांसद आते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड लिखते हुए कहा, CAA 2019 को लेकर कांग्रेस की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। RTI अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधनों को लेकर कांग्रेस की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चुनाव संचालन नियम 2024 में संशोधनों की वैधता को लेकर कांग्रेस की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 की मूल भावना को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कांग्रेस बहुत जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हमें पूरा विश्वास है और हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। यानी कि जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस बिल के विरोध में। यहां पर इस बात को भी मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, कल सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से आपको पता चला था कि DMK, इंडिया गठबंधन का बेहद ही महत्वपूर्ण दल DMK, तमिलनाडु की MK स्टालिन सरकार का सत्ताधारी दल DMK, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया, MK स्टालिन ने ये ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वक्फ संशोधन बिल के विरोध में। यानी कि इंडिया गठबंधन की दो प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और DMK जो कि तमिलनाडु में सत्ताधारी दल है, दोनों ने कह दिया है कि वो इस बिल को चैलेंज करेंगे। अब तो ये कानून बन जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों से पास हो गया है। राज्यसभा से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद एक कानून बन जाएगा। लेकिन कानून बनने के बावजूद भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे के पूरे मसले पर। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दोस्तों, देश में कानून बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते रहते हैं। यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की शायद ये रणनीति पहले से ही तय थी, क्योंकि राज्यसभा में अगर आप देखें तो राज्यसभा में जो कल हुआ वो इस बात की ताकीद करता है, तस्दीक करता है कि कांग्रेस पार्टी आगे लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है इस बिल को लेकर। क्योंकि राहुल गांधी ने जब लोकसभा में ये बिल पास हुआ तो भी अपने जो इरादे थे वो स्पष्ट कर दिए थे। राहुल गांधी ने कहा था, वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानून और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। RSS, भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए यह मिसाल कायम करता है। कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है, क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अपने फैसले से दो मैसेज देती है, चाहे उसने लोकसभा से दिए हों, राज्यसभा से दिए हों, कि वो इस बिल का सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इंडिया गठबंधन की मुखरता से विरोध करते हैं। आप जितने नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया बोलने के लिए, उनको सुने लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर, उन्होंने न केवल इस बिल का विरोध किया बल्कि बार बार ये डर जाहिर करवाया कि अभी ये मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, बाद में दूसरे धर्मों की संपत्तियों पर भी इनकी नजर है। हालांकि इस तरह की बात संजय सिंह ने भी कही।
संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने भी ये बात कही। इस तरह की बात दूसरे दलों के सांसदों ने भी कही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बार बार बोलकर दो मैसेज दिए गए कि वो केवल मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उनको डर है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा जाएगा देश में। दूसरा, एक पॉलिटिकल माइलेज होता है दोस्तों। अब हमारे देश में राजनीति तो हर कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर रहा है ना। मोदी जी अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, राहुल गांधी अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, नेता यही करता है। देखिए, मोदी जी की पार्टी ने, बीजेपी की पार्टी ने इस पूरे के पूरे बिल में अमित शाह को खड़ा किया। अमित शाह एक तरह से बिल का चेहरा थे, और जब ये बिल पेश हो रहा था संसद में, मैंने उससे पहले ही आपको बता दिया था कि आप देख लीजिएगा अमित शाह ही बिल का एक तरह से चेहरा होंगे। रिजिजू क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल रहे हैं तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन अमित शाह जिस तरह से उनकी मौजूदगी रही, अमित शाह वाज द फेस एक तरह से सरकार की तरफ से, लेकिन मोदी गायब रहे। अजीब बात यह कि इतना इंपॉर्टेंट बिल पास हो रहा था, लेकिन मोदी विदेश यात्रा में निकल गए, थाईलैंड निकल गए। 3 दिन की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा थी मोदी की। और राहुल गांधी ने जिन लोगों को खड़ा किया, या कहते कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को खड़ा किया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, वो ना केवल बहुत ही सधा हुआ बोलने वाले लोग थे, जैसे लोकसभा में गौरव गोगोई ने बहुत शानदार बोला। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने बहुत अच्छा बोला। इसके अलावा राज्यसभा में भी दोस्तों न केवल मुस्लिम सांसदों को खड़ा किया कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सांसदों को भी खड़ा किया। अच्छा, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी केवल कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी यूपीए सरकार के दौरान अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। एक, दूसरा, ये दोनों आज देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे महंगे, सबसे बड़े वकीलों में से एक हैं। दोस्तों, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को धाराएं जो है ना, मुंह जुबानी ऐसी याद होंगी जो अमित शाह और रिजिजू को भी याद नहीं होंगी। और उन्होंने जिस तरह से टेक्निकली संसद में अपनी बात रखी एक वकील के तौर पर, वो इस बात की संकेत कल से ही दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये मैसेजिंग दे रही है कि ये जो एक्ट है आप भले ही पास करवा लें, आप कानून बनवा लें, लेकिन ये टिकेगा नहीं अगर संवैधानिकता इसकी परखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो होता क्या है दोस्तों कि अमूमन इस तरह के बिल जब पास होते हैं तो गोदी मीडिया केवल सत्ता पक्ष की रणनीति पर बात करता है। सत्ता पक्ष के पास तो गणित था ही, और लोकसभा में जब बिल पेश हुआ तो दोपहर तक जब ललन सिंह ने बोलना शुरू किया तो समझ में आ गया कि उसके पास एनडीए और नायडू का भी साथ है। बट द पॉइंट इस पूरी की पूरी राजनीति में केवल बीजेपी को हासिल नहीं हुआ है, विपक्ष को भी बहुत कुछ हासिल हुआ है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का मैंने जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी न केवल मैसेजिंग देने में कामयाब रही, बल्कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी एक बार फिर से खड़ी हो गई कि देखिए, जब भी मुसलमानों को टारगेट करने की बात आएगी, हम आपके साथ खड़े हैं, हम मुसलमानों को खड़े। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को जो बड़े स्तर पर मुस्लिम मतदाता एक बार फिर उनकी तरफ उम्मीद से देख रहा था, वो और इंटैक्ट होगा। दूसरा, इसका सीधा फायदा दोस्तों राजनीतिक फायदे, कि सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है दोस्तों। बीजेपी अगर ये बिल लाई है तो उसके भी राजनीतिक फायदे हैं ना, तो नेता पार्टियां सब फायदे के लिए करती है अपना काम। तो बीजेपी का अपना राजनीतिक फायदा है कि वो अपना कट्टर हिंदुत्व जो कोर वोटर है उसको और इंटैक्ट करती है कि देखिए, हमने इतना बड़ा बिल पास करवा लिया जिस पर हमारे सहयोगियों का भी साथ नहीं था, हमने उनको भी साथ ले लिया। हालांकि उनके सहयोगियों का भगवाकरण हो गया, वो सहयोगियों की टेंशन है, वो नीतीश नायडू जाने, वो उनकी राजनीतिक चैलेंज है। लेकिन अगर बीजेपी को इसमें कुछ मिला है तो इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को कुछ मिला है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने अगले साल विधानसभा चुनाव में जाना है, और पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम मतदाता है वो बहुत निर्णायक है, यूपी और बिहार से कहीं ज्यादा है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में बोल रहे थे, वो इस बात का सबूत देता है, वो इस बात की ताकीद करता है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है, उनको अपने अपने राज्य में इसका राजनीतिक फायदा होगा, हर हाल में होगा। चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे यूपी में अखिलेश यादव हो, या फिर बिहार में तेजस्वी यादव हो, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये बिल भले ही पास हो गया हो संसद से, लेकिन इसके राजनीतिक नफा नुकसान लगातार पार्टियां लेती रहेंगी। और अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और डीएमके भी कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और फिर वहां बहस शुरू हो गई, तो वो बहस बिल्कुल अलग तरह की होगी। संसद में तो आप 4 शायरी पढ़कर निकल सकते हैं और 2 बार किसी को खड़ा करके हंगामा करके हेडलाइन बना सकते हैं, लेकिन वहां तो कोई हेडलाइन नहीं बनती ना। इलेक्टोरल बॉन्ड इसका जीता जागता नमूना है दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड इसी सरकार द्वारा लाया गया एक फैसला था ना, क्या धज्जियां उड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में उसकी। उस वक्त के सीजीआई ने, चंद्रचूड़ ने कहा था कि यह गैर संवैधानिक है। बाद में ये हो गया था कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी जी को बताना पड़ गया था कि आने वाली पीढ़ियां बताएंगी कि कितना गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने का। किसान आंदोलन भी इसी
लोकसभा से, इसी राज्यसभा से पास हुआ था, कानून भी बना था ना, क्या हुआ उसका? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वक्फ कानून की जो लड़ाई है लंबी चलेगी, और अगर चलती है तो फिर इसमें किसको क्या हासिल होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।